नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आपका केसी स्टडी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट कहते हैं, उसके समक्ष में आज आपके साथ चर्चा करेंगे। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो रहा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो सीईटी हो। राजस्थान की जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, राजस्थान और ऑल इंडिया की जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीडीएस का हो रहा हो, चाहे एनडीए का हो रहा हो, जनरल स्टडीज़ के अंदर ये टॉपिक अवश्य आता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपने देखा कि भारत के अंदर जो व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है, और जैसा कि आप जानते हो, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर दोहरी सरकारें होती हैं, और दोहरी सरकारों में संविधान के द्वारा स्पष्ट शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशियरी कहते हैं। तो आज हम उस जुडिशियरी के बारे में बात करेंगे। ये जुडिशियरी, इस पिरामिड के द्वारा हम इसे समझते हैं। सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट, और कहीं कहीं न्याय पंचायतें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, हाई कोर्ट जो कि इंडिया के अंदर 25 हैं स्टेट में, कुछ एक का 2 राज्यों का मिलकर, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, इस तरह से संघ शासित क्षेत्र मिलकर भी एक ही न्यायालय है। तो इस तरह से हाई कोर्ट 25 हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये क्या होता है, जब भी कोई जजेज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं ये कोर्ट, जब भी कोई जजेज सिविल मामलों की सुनवाई करता है तब वो डीजे या डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। और जब वही जज जब क्रिमिनल केसेस को देखता है, आपराधिक प्रकरणों की सुनता है, तो ऐसा जज सत्र न्यायाधीश कहलाता है, सेशन जज कहलाता है। इसी तरह से मुंसिफ कोर्ट है, जब कोई भी जज सिविल प्रकरणों को देखता है तो वो मुंसिफ कहलाता है, और जब कोई भी जज आपराधिक प्रकरणों को देखता है तो वो यहाँ पर मुंसिफ जज ना कहला करके न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये जजेस के पिरामिड, ये कोर्ट के पिरामिड को देखा। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का कब उद्घाटन हुआ, कैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फंक्शनल कर रहा है, इसकी नियुक्ति व्यवस्था क्या है, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो आज अस्तित्व में है, इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। उस समय पर इसमें 1+7 यानी 1 CJI एंड 7 अदर जजेस थे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे
कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये जो हमने बात किया, इसका कहीं ना कहीं संविधान के क्या किसी भाग में वर्णन है? तो संविधान का भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, इसके कार्य, इनके बारे में बात करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो भाग 5 अनुच्छेद, जिसे हम आर्टिकल भी कह देते हैं, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रक्रिया भारतीय संविधान के अंदर वर्णित है। 124 का पैरा 1 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम 1+7 जजेस थे, लेकिन 1960 में इसे बढ़ाकर इनकी संख्या 13 कर दी गई और वर्तमान में इनकी संख्या 34 है। इसका एक क्रम है, सीक्वेंस के साथ। 1978 में इनको बढ़ा के 17 किया गया, फिर इनको बढ़ा के 25 कर दिया गया। इस तरह से एक क्रम है। सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है या हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये किसी अन्य जगह पर भी सुनवाई कर सकता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हीं केसों की सुनवाई अब तक 2 नगरों में, हैदराबाद और श्रीनगर के अंदर की है। अब आती है न्यायाधीशों की योग्यता की बातें। कौन न्यायाधीश बन सकता है? न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं? इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली ही शर्त तो ये होती है डियर स्टूडेंट कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसने जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, वह, उसने की जगह लिख लीजिए, वह न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में किसी एक उच्च न्यायालय या और अदर उच्च न्यायालय में वह 5 वर्ष तक जज रहा हो, हाई कोर्ट का जज रहा हो। थर्ड, वह 10 वर्ष तक किसी एक हाई कोर्ट में या अदर हाई कोर्ट में क्या रहा हो, 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो। और अंतिम, वह राष्ट्रपति के दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो, ऐसा व्यक्ति भारत का जज बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। ऐसा व्यक्ति भारत का न्यायाधीश बन सकता है। न्यायाधीशों की ये जो योग्यताएं हैं, इसका संविधान के अनुच्छेद 124 के पैरा 3 में इसका वर्णन है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती कैसे है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति 1973 तक तो सरकार के द्वारा होती रही, और इसमें हुआ क्या कि एक CJI बने PV गजेंद्र गढ़कर,
1973 के अंदर की बात है। पीवी गजेंद्र गढ़कर ये क्यों बन गए? ये वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं थे, लेकिन फिर भी बन गए क्योंकि एक जाफर इनाम करके एक न्यायाधीश थे, वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इनको पैरालिसिस हो गया, लकवा का शिकार होने के कारण ये मुख्य न्यायाधीश अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से निष्पादित नहीं करने के कारण इनको पीवी गजेंद्रगढ़ को सीजेआई बना दिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम घटा 1973 के अंदर ही, और 1973 के अंदर एक मामला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया? तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस जो पीठ के जो मुखिया थे वो थे एम सीकरी, और एम सीकरी साहब ने 1973 में जो डिसीजन दिया वो सरकार के खिलाफ चला गया। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती, और संविधान का आधारभूत ढांचा क्या होगा, संविधान का आधारभूत या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इस आधारभूत ढांचे का कोई एक तोड़ नहीं है। समय समय पर न्यायालय इसकी व्याख्या करेगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री 1973 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो कुपित हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने वरिष्ठता का उल्लंघन करके, 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ, और ये जो फैसला आया ये 7:6 से आया। 7 समर्थन में थे, 6 न्यायाधीश इसके विपक्ष में थे, लेकिन 7 ने कह दिया तो मेजॉरिटी की बात चलती है। इसलिए ये बात मानी गई कि संविधान का आधारभूत ढांचा कभी नहीं बदला जा सकता। न्यायमूर्ति JS सैलेट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके न्यायमूर्ति AN रे 1973 में AN रे यानी अजीत नाथ रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। और इसके पीछे विधि आयोग 1956, सरकार ने हवाला दिया विधि आयोग 1956 का, जहां उसमें कहा गया कि न्यायाधीशों के गुण और उसकी उपयुक्तता के आधार पर वरिष्ठता का उल्लंघन किया जा सकता है। इसी तरह का एक वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ 1977 के अंदर। 1977 के अंदर क्या होता है कि सरकार 1975 में क्या लगता है, आपातकाल लगता है। 1977 के अंदर 25, यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल लग गया था। 1977 के अंदर HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करके, HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करके HM बेग को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। तो इस तरह के केसेस आए। बाद में 1993 के अंदर कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई। हाल ही में कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान किया है। और 1993 में SP गुप्ता बनाम भारत संघ के उसमें, ताकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष बना रहे, उसमें सरकार की ज़्यादा दखल अंदाजी न रहे। इस तरह जजेज के जो केस हैं वो 4 केस समझे जाते हैं। फर्स्ट जजेज केस आया था जिसे जजेज ट्रांसफ़र केस के नाम से जाना जाता है। सेकंड जजेज केस आया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट
ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, और यहीं से ये आया था 99 में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यहीं से जन्म हो गया था कॉलेजियम व्यवस्था का। इस कॉलेजियम व्यवस्था में सीजेआई इनिशियल स्टेज में तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से परामर्श करेगा, लेकिन वर्तमान में सीजेआई प्लस 4 न्यायाधीश, 4 जजेस सीनियर मोस्ट अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति उस रिकमेंडेशन के आधार पर सीजेआई की नियुक्ति करेगा। थर्ड जजेज केस आया था, थर्ड जजेज केस, इस नाम से इनको जाना जाता है, थर्ड जजेज केस। हालांकि ये जो जजेज केस आया था ये राष्ट्रपति के संदर्भ में आया था। ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम ने एक बार कोई सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति फाइनली उसे नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति के पास भी ये पावर है कि एक बार कॉलेजियम की अनुशंसा को वो वापस कर सकता है। ये थर्ड जजेज केस था। फोर्थ जजेज केस मीडिया ने से नाम दे दिया गया, और इस फोर्थ जजेज केस के अंदर क्या था कि 120वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आई थी मनमोहन सिंह सरकार। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 120वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी। कोई भी बिल कानून का रूप तब तक धारण नहीं करता जब तक कि उसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते, और वो बिल लोकसभा में रखा गया, लेकिन लोकसभा में वह बिल पास नहीं हो पाया और उससे पहले लोकसभा भंग हो गई। अगेन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने तब उन्होंने अगेन इसको 121वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए और इसे दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया पीएम मोदी के समय पर, और 31 दिसंबर 2014 को इसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी हस्ताक्षर कर दिया गया। और ये कानून कहलाया NJAC। क्या लेके आए थे ये बिल में? क्या था? NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब इन्होंने क्या कर दिया, सरकार ने न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए एक आयोग के गठन की बात कर दी, विधेयक पारित कर दिया 31 दिसंबर 14 से, और 1 जनवरी 15 से ये प्रभावी भी हो गया। इस विधेयक की जो संरचना है 124A-B-C करके दे दिया, और 124A में कहा गया कि इसके अंदर 6 लोग होंगे, एक तो CJI होंगे, एक सीनियर मोस्ट जज होंगे, एक विधि मंत्री होंगे, 2 राष्ट्रपति की दृष्टि में जो पारंगत विधिवेत्ता हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो होंगे। इस तरह से इन्होंने इसको लेके आए, और ये क्या करेगा, नियुक्ति करेगा न्यायाधीशों की, और उनके ट्रांसफ़र संबंधी कार्य भी देखेगा। लेकिन इसकी जब रिट दायर हुई सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे JS खेहर, तो JS खेहर वाली संवैधानिक पीठ ने इसको असंवैधानिक करार दिया, और इस 99वें संविधान संशोधन को, ये जो लेके आए थे 21वां संविधान संशोधन विधेयक, ये 99 अमेंडमेंट कहलाया, और इस 99वें संविधान संशोधन विधेयक को JS खेहर वाली पीठ ने असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह जो कानून है वो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, वायलेट करता है, इसलिए यह असंवैधानिक है और इसे खारिज कर दिया गया। इस तरह से हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।